अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। एक दफ़ा फिर हम देखते हैं एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या शहर कराची में। बहुत ही अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है कि हमने एक मॉल में आतिश ज़दगी का वाक़या देखा और कल रात यानी गुजरी हुई शब एक दफ़ा फिर हम ऐसी ही सूरत हाल देखते हैं। शुरू में इनिशियली हमें बताया जा रहा था ये कोई मॉल है, बट बेसिकली इट्स अ रेजिडेंशियल यूनिट जिसके ग्राउंड और मेज़ानिन फ्लोर पे हम देखते हैं कि कुछ कमर्शियल दुकानें हैं। वहाँ पे एक फ़ोम की दुकान में ये आग लगती है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लेती है। आपको बताते चलें इसमें 5 लोगों के जाँ बहक होने की अफसोसनाक ख़बर आ रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है 250 से 300 अफराद को यहाँ से एवैक्यूएट किया गया। हम जब भी ऐसा कोई वाक़या देखते हैं शहर कराची में, रेस्क्यू और रिलीफ़ के जो हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं उनको हम नाकाफ़ी पाते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ ही करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब जो कि को-फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं रेस्क्यू सिंध के। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हर दफ़ा हम देखते हैं कि जान की बाजी लगाते हुए ये रज़ाकार, ये वॉलंटियर्स, ये रेस्क्यू के अफराद वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन इनके पास वसाइल भी नाकाफ़ी होते हैं। अक्सर बिल्डिंग लॉज को ना फॉलो किए जाने की वजह से एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या सूरत हाल थी कल। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। और कल एक जो अनफॉर्चुनेट दोबारा इंसिडेंट हुआ है आफ्टर आरजे मॉल जी, इंटेंसिटी फायर की बहुत ज़्यादा थी और फायर डिपार्टमेंट केएमसी का उन्होंने डिक्लेयर किया 3rd कैटेगरी की ये फायर इंसिडेंट था। जहाँ तक आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि वसाइल जो थे वो नाकाफ़ी थे, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिफाई करता चलूँ जी। इस वक्त कल इवन आपने आरजे मॉल में भी रेस्पॉन्स देखा था ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रेस्क्यू टीम्स का, और कल भी आपने रेस्पॉन्स देखा जी। कल हमें तकरीबन कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 के 5:50 पे शाम को कॉल रिसीव हुई। उसके आफ्टर 14 मिनट्स जो है हमारी टीम से वहाँ पर रेस्पॉन्स दिया था जी। ना सिर्फ सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 की टीम थी बल्कि बाकी स्टेक होल्डर्स थे, क्योंकि हमने सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया है और मोस्टली सारे स्टेक होल्डर्स को वहाँ पर ऑन बोर्ड लिया जाता है थ्रू कमांड एंड कंट्रोल। के को भी इन्फॉर्म किया हमने, वहाँ पर शट डाउन कराया, हमने SSGC को भी इन्फॉर्म किया। यही इन्फॉर्मेशन बाकी स्टेक होल्डर्स को गई। वहाँ पर 25 के करीब एम्बुलेंस 1122 की डिप्लॉय हुई। 8 से 9 फायर टेंडर्स थे जो इनिशियली जिन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो तादाद भी आपने देखा बढ़ती गई। उसके साथ वाटर बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था वहाँ से। वाटर बाउजर्स की भी आपने देखा कंटिन्यूस हमें पानी की सप्लाई भी चल रही थी। स्नॉर्कल्स को वहाँ पर कॉल किया गया केएमसी के, वो वहाँ पर पहुंची। वसाइल थे बिल्कुल वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन मैनेज करने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले जाते। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तो बात होती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले जो चीजें होनी चाहिए वो नाकाफी होती हैं। बिल्डिंग कोड्स नहीं वहाँ पर मेंटेन होते। वहाँ पर प्रॉपर जो फायर फाइटिंग का जो निज़ाम है एक बिल्डिंग में एक होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं होता। और इस वक्त भी आपने देखा, कल भी जो इस वक्त, क्योंकि इस पर भी जाहिर बात है आज इसकी कोई इंक्वायरी होगी और इसके चीज़ें सामने आएंगी कि आपकी वजूहत क्या थी। 2 चीज़ आपने खुद भी बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानाइन फ्लोर पे दोनों पे गद्दी की दुकानें थी, होम्स की दुकानें थी। उसके बाद ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। रश आवर्स थे, उसमें आपको पता है कि इतने रश आवर्स में रेस्क्यू ऑपरेशन गाड़ियों को पहुंचना थोड़ा सा टाइम जरूर आबिद साहब, आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल हुई? क्योंकि पिछले जब हमने स्टोरी को कवर किया था कराची में एक और मॉल की आतिश ज़दगी को, तो उसमें कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेटर्स के लिए जैसे बिल्डिंग कोड्स के साथ साथ खुद जो रिहायशियों ने कई चीज़ें की भी होती हैं। कुछ रस्तों में इमरजेंसी एग्जिट पे रसाई नहीं होती, ग्रिल लगा के उसको बंद किया हुआ होता है। इस तरह की कोई मुश्किल कल भी आपको पेश आई? देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त इन सारी बिल्डिंग्स में कि वहाँ पर प्रॉपरली जो एग्जिट प्लेस है वो इवैक्यूएशन की जगह आइडेंटिफाई नहीं होती जी। उसके साथ मैंने जैसे बताया फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं होता, अगर है तो उस पर लोग ट्रेन नहीं होते। या फिर हमने खुद देखा है कुछ बिल्डिंग्स में जहाँ पर इवैक्यूएशन की जगह तो लॉक्स होते हैं वो डोर। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया, ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसको हमें लेना चाहिए, जिस पे फोकस करना चाहिए। लास्ट आरजी मॉल के बाद आपने देखा कि एक बिल्डिंग की इस वक्त ऑडिट भी चल रही है जिसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट जो लोग इस वक्त जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरे में,
मोर देन 60% बिल्डिंग ऐसी पाई गई हैं जिसमें प्रॉपर्ली फायर फाइटिंग का निजाम या वहाँ पर एग्जिट की जगह नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम तो ये जी एक और जो हम खबर सुन रहे थे कि जैसे आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात की, यानी जब इसके बिल्कुल आखिरी मनाजिल थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, कहा जा रहा था कि पाक बहरिया भी शायद इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसकी कुछ वजाहत करना चाहेंगे कि क्या कल के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया भी शामिल थी? कल जी नेवी की बिल्कुल हमें सपोर्ट रही, उसके भी फायर टेंडर और एक स्नॉर्कल वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट बिल्कुल किया था जी। तो ये मैंने आपको बताया कि कंबाइंड रेस्पॉन्स था। और हमारे पास क्योंकि जिस जगह पे आग लगी हुई थी, क्योंकि आपने देखा था वहाँ पर लिमिटेड जगह होती है मोस्टली, जो हमारे क्योंकि बैक टू बैक हमारे पास जो फायर टेंडर थे वो पार्टिसिपेट करे थे। तो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था 8 to 9 फायर टेंडर से हुआ, जो आखिर तक फिर वो 12 से 13 कंटिन्यूस उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। लेकिन उसके बैकअप में भी हमारे पास फायर टेंडर खड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि जगह इतनी होती है और क्योंकि तीनों साइड से हम लोग उस पर। अब सर 2-3 क्विक सवाल आपसे करना चाहूँगी। 250 से ज़्यादा दुकानें और 450 के करीब अपार्टमेंट्स बताए जा रहे हैं उसके मकीन इससे अफेक्ट हुए। 250 से 300 लोगों को इवैक्यूएट कराने में ये तमाम अमला, ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेटर्स कामयाब भी हुए। मुझे ये बताइए, आपने किसी भी एक्सीडेंट का यहाँ पे जिक्र किया कि हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड्स और चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्योंकि कल हम बयानात देख रहे थे जिस तरह के हाफिज़ नईम साहब का कहना था कि 2 पॉलिटिकल जमातों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया। कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं आपको एक बड़ी क्लैरिफाई यहाँ पर चीज़ कर दूँ। बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन जो काम उसके अपने अपने मैंडेट्स हैं। रेस्क्यू का मैंडेट आपको पता है लिमिटेड मैंडेट होता है, खुदा ना खास्ता जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसी में हम लोग जो है आकर काम करते हैं। और उसके बाद जो मेजर हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि लाइफ सेविंग का और एज सून एज पॉसिबल लोगों को वहाँ से निकालें। अच्छा, जहाँ तक कसूरवार की बात है, कमेटीज बनी है। इस दफ़ा आपने देखा है पहले जो मॉल में आग लगी उसकी FIR भी कटी, उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी जैसे, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट टेक्निकल कमेटी, और जैसे ही उसके रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी को नॉमिनेट कर सकेगी। इस वक्त जो हम लोग, मैं अगर बात करूं कि देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बहुत सारी चीजें हो रही होती है, हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने, हम बार बार यही कह रहे हैं। एज अ प्रोफेशनल मैं भी यही कह रहा हूँ कि काइंडली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जब बिल्डिंग बन रही होती हैं उस वक्त सारी चीज़ों को देखा जा सके। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी बिल्डिंग में काम करते हैं या जो लोग जाकर फ्लैट बुक कराते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो क्वेश्चन करें कि जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर ऑफिस में वो काम कर रहे होते हैं, एटलीस्ट वो आप क्वेश्चन जरूर करें कि उनकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स ले रही होती है वो बिल्डिंग। सर, अब दूसरा सवाल फिर पैदा होता है कॉम्पनसेशन का। हाल ही में हमने देखा कि एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में कराची में आग लगी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी मिकदार में वहाँ पे कुकिंग ऑयल्स और घी क्योंकि स्टोर किया गया था, तो वो आग पे काबू पाना लगभग नामुमकिन था और काफ़ी अरसे तक वो भड़कती रही। अगेन वही सूरत हाल थी कि उससे ऊपर भी रेजिडेंशियल ब्लॉक्स थे और क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत अनसेफ हो गई तो सबको इवैक्यूएट करना पड़ा। ये बतदरीज ऐसे वाक़यात होते हैं। कॉम्पनसेट कैसे किया जाता है रिहायशियों को, मकीनों को? देखिए, कंपनसेशन के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जवाब दे सकती है। मैं इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग रेस्क्यू डिपार्टमेंट। नहीं, आपकी नॉलेज में है सर कि क्योंकि खुदा न खासा कोई जाँ बहक होता है तो उसके लिए तो हुकूमत अनाउंस करती है उसकी फैमिली के लिए कुछ सपोर्ट, लेकिन ये जो मकीन हैं ऑब्वियसली उनके जो भी बिल्डर्स हैं इन्हीं हुकूमती इदारों से परमिशन ले के एक इमारत बनाते हैं। अगर वो अनसेफ है, कोड फॉलो नहीं हुआ, तो क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करती है? रिहायशियों को कोई कॉम्पनसेशन मिलती है? हुकूमत जरूर कार्रवाई करती है। कंपनसेशन के लिए अगेन मैं आपको फिर यही जवाब दूंगा कि आपको गवर्नमेंट जवाब दे सकती है। कंपनसेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट बता सकेगी। जी, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल जिस अमले ने इसमें पार्टिसिपेट किया सर, उनके बार बार जो विजुअल स्क्रीन पे आते हैं, आपने कहा कि उनके पास वसाइल तो होते हैं, लेकिन हमने देखा कि फायर फाइटिंग गियर, उनकी अपनी हिफाजती चीज़ें, कई लोग मुंह पे गीला कपड़ा बांध कर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। ये रज़ाकार थे या ये ऑफिशियल्स थे? कुछ इस बारे में बताइएगा। देखें, मैं खुद वहाँ पर कल साइट पे अवेलेबल था, इंसिडेंट साइट पे जी, और मीडिया की सारी टीम्स थी और मेरे ख्याल से उन्होंने विटनेस भी किया कि वहाँ पर जो फायर फाइटिंग का अमला KMC का काम कर रहा था या फिर सन इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का अमला काम कर रहा था, वो प्रॉपर फायर गियर्स के साथ काम कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स पे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी काम कर रही होती है। मैं
के बारे में तो शायद कुछ ना कह सकूं, लेकिन जहां तक हमारी अपनी टीम्स काम कर रही थी वो प्रॉपर फायर गियर्स के साथ, SCP के साथ प्रॉपर उनके पास सारी चीजें थी। इसी वजह से आपने देखा कि एक क्विकली जो रेस्पॉन्स भी आप लोगों ने देखा और इतने लोगों को जब इवैक्यूएट किया गया वो टाइमली इवैक्यूएट किया गया, और जिस तरह की वहाँ पर स्मोक था तो अगर हमारे पास फायर गियर्स नहीं होते तो बड़ा मुश्किल होता हमें वहाँ से लोगों को निकालना। तो प्रॉपर हमने फायर गियर्स के साथ प्रॉपर। सर एक और खबर हम टिकट चलते हुए न्यूज़ में देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि आग बुझाने का अमल भी जारी है और कूलिंग भी साथ साथ की जा रही है। ये हमारे नाज़रीन चाहेंगे कि थोड़ी सी वजाहत करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होती है और कूलिंग से क्या मुराद है यहाँ पे? देखिए दोनों प्रोसेस मैं इसको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में ले आऊंगा क्योंकि नाज़रीन को सुन रहे हैं। देखिए जब फायर फाइटिंग चल रही होती है तो एक तरफ हम आग को बुझा रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसका कंटिन्यूस में पानी भी हम जो पानी की सप्लाई होती है या जो फायर फाइटिंग पानी के साथ की जाती है वो भी कर रही होती है, जैसे स्ट्रक्चर को ठंडा भी किया जाए कि वहां से दोबारा आग ना भड़क उठे। क्योंकि कंटिन्यूसली स्मोक होता है बहुत सारे एरियाज में, अंदर बहुत सारा मटेरियल जल रहा होता है, कहीं वुड होता है, कहीं पेपर होता है, कहीं कोई केमिकल होता है, तो हम साथ साथ दोनों मैकेनिज्म साथ चला रहे होते हैं कि जैसे एक तरफ फायर फाइटिंग आग को कम किया जाए और दूसरी तरफ कूलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो, जैसे वहां से हम स्मोक को भी बिल्कुल कम करके उस स्ट्रक्चर को ठंडा कर दें, जहां से दोबारा स्मोक को दोबारा या आग को कैसी जगह ना मिले जहां से वो दोबारा निकल सके। बिल्कुल सही। आबिद साहब एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें वसाइल और एक जो रिस्पॉन्स टाइम है उसका तो हम अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन जो इस तरह की हाई राइज इन अनसेफ बिल्डिंग्स के मकीन हैं वो खुद क्या कर सकते हैं? इस वक्त पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, कराची में इस तरह की बहुत सारी इमारतें हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत गैर महफूज हैं। आप उन बिल्डिंग्स के मकीनों को क्या कहना चाहेंगे? व्हाट शुड दे बी कीपिंग एन आई ऑन? एक तो हमने कहा कि जो एग्जिट्स हैं उसकी बात की जाए कि वहाँ पे उसको कोई ब्लॉक करने वाली चीज़ मौजूद ना हो, ग्रिल्स और लॉक्स ना लगे हुए हों। इसके अलावा आप उनकी तवज्जो किस तरफ लेके जाएंगे? देखें वहाँ पर प्रॉपर उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो घर में, उनके साथ फायर ब्लैंकेट्स रखें, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग में एक प्रॉपर इवैक्यूएशन की जगह हो, वहाँ पर प्रॉपर फायर फाइटिंग का निज़ाम हो, स्प्रिंकल सिस्टम हो, फायर अलार्म सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ हो, स्मोक डिटेक्टर्स वहाँ पर लगे हुए हों, क्योंकि देखिए जब भी आग कहीं पर इनिशिएट होती है तो वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद अलार्म जनरेट होता है, उसके बाद लोग जो है वो इवैक्यूएशन जगह अगर वो डिफाइन है तो वहाँ से बाहर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जी कुछ हैं जो चीज़ें अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं तो उससे हम काफ़ी इस तरह की जानी नुकसान या खुदा न खास्ता जो माली नुकसान हो रहा है उससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ रेस्क्यू सिंध। एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये तमाम अमला जो अपनी जान हथेली पे लेकर इतने इलाका मकीनों को, बिल्डिंग्स के रिहायशियों को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में हिस्सा लेता है, उनको हम सलाम पेश करते हैं। यकीनन इस तरह का कोई भी हादसा कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी हम सब की बनती है। ख़ास तौर पे जो बड़ी बिल्डिंग्स के मकीन हैं कराची में, आप जनरली भी देखें ऐसा लगता है क्योंकि हम एक ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, लोगों के अपने जो घर हैं वो दूर होते हैं, ज़रिए माश के लिए वो बड़े शहर में पहुँचते हैं, तो कई ऐसी चीज़ों की तरफ काफ़ी डिस्पैशनेट एक परसेप्शन भी है, एक एटीट्यूड भी है, तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर जिन लोगों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जिनके घर इस वाक़ये इस हादसे में जल गए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी और अफसोस। अल्लाह ताला उनके लिए असबाब मुयस्सर करे।